हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने महबूब की दास्तान सुनाई थी। तो चलिए सुनते हैं उसी की ज़ुबानी। मेरा जन्म एक ऐसे इलाके में हुआ जहां औरतों के लिए कानून बहुत सख्त हैं। कानून की बजाय रीति और रिवाज कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। हमारा घराना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था। माँ बाप बच्चों पर सख्ती करते थे, मगर इतनी नहीं कि वो दिमागी तनाव का शिकार हो जाएं। माँ बाप ने मुझे बचपन में प्यार दिया और मैं एक नॉर्मल घरेलू टाइप लड़की थी। जब हाई स्कूल में थी तो पापा ने मेरी शादी चाचा के बेटे फैज़ से तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। फैज़ मुझे भी पसंद था, लेकिन उस वक्त तो हम बहन भाइयों जैसे मासूम थे। एक ही घर में रहते थे जिसको दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में अलग कर दिया गया था। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, हमारे माँ बाप का ख्याल था कि मेरी और फैज़ की शादी 3 साल बाद कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे ख़ानदान में बूढ़े बुज़ुर्ग लोग अपनी औलाद की शादी में देर करना बदशुगनी समझते थे। जिन दिनों मैंने हाई स्कूल पास किया, कॉलेज में एडमिशन की ख्वाहिश की तो कुछ सोच विचार के बाद पापा ने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैंने साइंस में एडमिशन लिया क्योंकि मेरे दिल में डॉक्टर बनने की तमन्ना थी। पापा ने मना ना किया कि पढ़ती है तो पढ़ने दो, जब शादी का वक्त आएगा तो शादी भी कर देंगे। फर्स्ट ईयर में थी कि एक दिन खाला अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ गई। मुझे खुशी हुई कि कहीं जाने का कोई मौका निकल आया है। काफ़ी टाइम से बोरियत थी जो कि बढ़ती जा रही थी। खाला की लड़की की शादी पर हम और चाचा की फैमिली इकट्ठे 2 दिन पहले जयपुर गए ताकि शादी के कामों में हाथ बटा सकें। जाते ही मेरे भाई और चाचा के बेटे खाला के बेटों के साथ कामों में लग गए। बारात वाले दिन हम सब बड़े अच्छे से तैयार हुए। फैज़ ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। वो 3 पीस सूट में खूब जच रहा था और मैं बार बार अपने होने वाले जीवन साथी को देख रही थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मैं भी खूब तैयार हुई थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा मंगेतर मेरी तरफ देखने की बजाय किसी और को देख रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, वो तो ऐसे ही उस लड़की को देख रहा होगा। लड़कियों को देखना तो लड़कों की फितरत होती है। रुखसती का वक्त आ गया। दुल्हन को दूल्हे वाले लेकर चले गए। जब हम घर लौट रहे थे तो मैंने फैज़ को खोया खोया पाया। तो उससे पूछा कि क्या हुआ फैज़, इतना क्यों खोए खोए लग रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो उसने कहा, तुम ही हो जिसे बताऊंगा अपने दिल की बात, और किसे बताऊंगा। लेकिन फिर तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी। वादा करो, मेरी मदद करोगी ना। मैंने वादा कर लिया क्योंकि फैज़ तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर प्यारा था। उसने मुझ पर भरोसा किया था। वो शुरू से ही मुझ पर भरोसा करता था। कहने लगा, सितारा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्योंकि तुम मेरी हमराज हो, इसलिए अपने दिल की बात मैं तुमसे ही कहता हूँ। मैंने पूछा, कौन है वो, नाम तो बताओ। उसका नाम अफशा है, वह तुम्हारे साथ साथ फिर रही थी। मैंने कहा, अच्छा, वो तो मेरी दोस्त है और हम क्लास फेलो भी हैं। दरअसल वो खालू की रिश्तेदार है। इसी वजह से वो भी खाला की बेटी की शादी में आई हुई थी। वो अपने माँ बाप के साथ आई थी। वो कहने लगा, तो तुम उसको पहले से जानती हो? हाँ फैज़, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है। फैज़ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि अब मैं तुम्हारे ज़रिए आसानी से अपने दिल की बात उस तक पहुँचा सकता हूँ। तुमने वादा किया है ना कि तुम मेरी मदद करोगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने बुझे दिल से कहा। भला मैं कैसे इनकार करती। क्या कोई अपने महबूब को भी इनकार कर सकता है? तो फिर तुम उसे मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं उसको पसंद करता हूँ और शादी की ख्वाहिश भी रखता हूँ। कहोगी ना? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई, अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारा पैगाम उसे पहुंचा दूंगी। लेकिन मेरे दिल पर जैसे छुरियां चल रही थीं। मोहब्बत नाम की कुर्बानी का, अपने महबूब को खुश देखने का और उसकी खुशियां पूरी करने का। मैंने अगले दिन कॉलेज जाकर अफशा को फैज़ का पैगाम पहुंचा दिया। वो तो जैसे पहले से ही इंतज़ार में थी, मतलब दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। और उसने जवाब में एक पर्चे पर शेर लिख कर दिया कि अपने कज़िन को दे देना। शेर का मतलब इजहार मोहब्बत था। मैंने वो पर्चा घर आकर फैज़ के हवाले किया, जैसे अपनों की अमानत को हवाले करते हैं। उसने पढ़ा तो खुश हो गया, बस फिर क्या था, मैं तो एक डाकिया बन गई। दोनों मेरे ज़रिए ख़त पहुँचाने लगे। मैं तो वादा करके फंस गई थी। हर रोज़ एक दुख से गुजरती, मगर अपने महबूब की खातिर ना चाहते हुए भी ये काम कर रही थी। मेरे दिल की हालत बिगड़ गई और मेरी मोहब्बत ज़ख्मी होती गई और उनका दिली ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत होता चला गया। मैं ही सोचती थी कि जब फैज़ मुझे नहीं अफशा को चाहता है तो उसकी मोहब्बत और खुशियों पर अफशा का ही हक बनता है, मेरा नहीं। ज़बरदस्ती की शादी, मुझे ऐसी शादी मंजूर न थी। मैं जब जान चुकी थी कि फैज़ किसी और से प्यार करता है तो दिल को यही कहती थी कि तुम रास्ते से हट जाओ, उनको रास्ता दे दो। आगे उनकी किस्मत, रब ने तकदीर में लिखा होगा तो उन्हें मिला देगा और हमेशा के लिए एक कर देगा। फैज़ तो अपनी कामयाबी पर फूले न समाता था। दिन में कई बार आकर मुझसे अफशा के बारे में बात करता और चाहता था कि बस मैं उसकी महबूबा की ही बातें करती जाऊं।
कॉलेज में वो कैसी थी, आज उसके दिन 7 दिन कैसा गुजरा, क्या कहती है मेरे बारे में, क्या बातें हुई तुम्हारे साथ। लम्हे लम्हे की रिपोर्ट सुनना चाहता था और मैं ना चाहते हुए भी उसको लम्हे लम्हे की हर बात बताने पर मजबूर थी। सिर्फ फैज़ को खुश देखने के लिए, अपने महबूब को खुश देखने के लिए अफ़शा की चाहत में मेरा कज़िन मजनू सा हो गया था। उसकी मोहब्बत में दिन रात उसके ख़्यालों में गिरफ़्तार था, उसकी मोहब्बत में डूब गया था। दोनों फ़ोन पर बातें भी करने लगे और फिर मुलाकातें भी होने लगी। दोनों ही मुझ पर भरोसा करते थे, मुझे अपना राज़दार जानकर हर बात बताते और मैं उनसे अपने सुलगते हुए जज्बात छुपाती, अपने दिल की हालत ना बताती। दोनों को मालूम न था कि मैं फैज़ से कितनी मोहब्बत करती हूँ। रब के बाद अगर किसी इंसान से मोहब्बत थी तो वह फैज़ था, जिससे एक बार न कह सकी कि फैज़ मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम तो हो भी मेरे मंगेतर। ज़रा मेरी तरफ भी देख लो, मेरे दिल की क्या हालत है, मैं किसको बताऊँ। तुम्हारी और अफ़शा की मैं हमराज हूँ, मगर मेरा गम, गुस्सा और मेरा रास्ता और कोई नहीं। फैज़ का ख्याल था कि वो अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकेगा। वो माँ बाप का चहीता था और अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए माँ बाप भी शादी के लिए नहीं कहते थे। उनका ख्याल था कि 3 साल बाद जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसकी शादी का सोचेंगे, तभी आगे बात करेंगे। एक दिन मुझे अफ़शा ने कहा कि उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सकते में रह गई, क्योंकि फैज़ के जज्बात में देख रही थी, जानती थी इस खबर से मेरी कज़िन को कितना सदमा होगा। वो तो बर्दाश्त भी ना कर पाएगा, इस सदमे से उस पर तो क़यामत गुजर जाएगी। और अफ़शा अब तो आंसू बहा रही थी मेरे सामने। उसके पापा सख्त हैं, बिल्कुल उसकी ना सुनेंगे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बस दिल पर पत्थर रख कर फैज़ को बताना था। मगर मैं अफ़शा से नाराज़ हो गई कि ये क्या तमाशा है कि वादा किसी और से और शादी किसी और से। अगर ऐसे ही मजबूर थी तो मेरे कज़िन को, बल्कि मेरे मंगेतर को पहले दिन ही उम्मीद के रास्ते पर ना चलाया होता। उसने तो मेरा भी ख्याल नहीं किया और तुम्हारी मोहब्बत में आगे से आगे बढ़ता चला गया। उसे इतनी दूर तक अपने साथ सफ़र करा लिया और अब उसने तुम्हें अपनी मंजिल समझ ली है और अब तुम बुज़दिली दिखा रही हो और तुम्हें अपनी मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ फैज़ से, मगर मेरे फिर भी दिल पर पत्थर रख कर बताना ही पड़ा। ये भी अफ़शा का पैगाम था जो उस तक पहुँचाना ज़रूरी था। जब मैंने बताया कि अफ़शा की शादी है तो वो हंसकर बोला कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, ये मुझे अफ़शा ने कहा है तो मैं बता दूँ। तब वो कुछ परेशान सा हो गया और फिर उसने अफ़शा को फ़ोन किया। जब उसने बताया ये बात सही है तो फैज़ ने फ़ोन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बिस्तर पर लेटा रो रहा था। मैंने तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसने कुछ ना सुना, जैसे गूंगा, बहरा और अंधा हो गया हो। वो बस रोता ही रहा और मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई। किसी की वजह से फैज़ की आंखों में पहली बार आंसू देखकर मैं दहल गई थी। में आकर मैं खूब रोई, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। वो इतना सदमे में चला गया कि बीमार पड़ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। उधर अफ़शा की मंगनी हो गई और शादी की तारीख करीब आ गई। उस दिन मैं बहुत रोई जब मुझे अफ़शा की शादी का कार्ड मिला। मेरा मंगेतर भी उसी दिन अस्पताल से घर वापस आया था। मैं अपने महबूब की हालत देखकर अफ़शा को दिल ही दिल में कोस रही थी कि जिसकी वजह से फैज़ की ऐसी हालत हो गई कि जैसे किसी ने जिस्म से रूह खींच ली हो। और उस बेवफा से इतना भी ना हो सका कि एक तसल्ली का ख़त लिख देती, जो हर रोज़ मोहब्बतनामा लिखकर मुझे दिया करती थी। अब उसने अचानक ही सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। इसी वजह से फैज़ और भी ज़्यादा उदास था। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो अपना सर्टिफिकेट लेने आई हुई थी। मैंने उसे देखकर मुँह फेर लिया। वो मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मिन्नतें करने लगी। सितारा, मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी बात सुन लो। आज मेरा आखिरी काम कर दो, फिर शायद हम कभी मिल सकेंगे या नहीं। खुदा जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी इस खत से फैज़ पर भी नहीं, तुम पर भी जाहिर हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, उसका चेहरा उतरा हुआ और चेहरे पर कुछ ऐसा था कि मैं समझ गई कि वो अपनी खुशी और मर्जी से फैज़ से जुदा नहीं हो रही, बल्कि वाकई मजबूर है। मैंने ख़त उससे ले लिया। घर आकर अपने कमरे में बैठकर अफ़शा का ख़त पढ़ा। उसने लिखा था, इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, मगर ये मेरी सौतेली माँ ने कराया है। मैं कब तुमसे जुदा होना चाहती थी, लेकिन इन जालिमों ने जुदा होने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ही नहीं, शायद मैं हर किसी से, दुनिया से और अपनी ज़िंदगी से भी जुदा होकर चली जाऊंगी। मैं आज अब्बू के सामने बोल पड़ी, उन्होंने मुझे मारा भी, तभी मैंने गुस्से में और दुख में कुछ खा लिया है। ये एक जहरीली दवा थी। इस वक्त मेरे दिल में जलन हो रही है और खांसी के साथ मुंह से खून आया है। तभी बहाने से दौड़ी दौड़ी कॉलेज आई हूँ ताकि सितारा को तुम्हारे नाम ही आखिरी खत दे सकूं। मालूम नहीं वापस जिंदा घर पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। बेशक मेरा इस तरह मर जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा।
इसलिए इस ख़त के साथ वो दवा भी भेज रही हूँ कि मेरी मौत की खबर सुनो तो बर्दाश्त कर लेना, और अगर बर्दाश्त ना कर सको तो फिर तुम इसे खा लेना, क्योंकि मैंने भी इसी दवा को खाया है। अगर मेरी मौत के बाद तुम्हें ज़िंदा रहने का दम हो तो फिर इस पुड़िया को गिरा देना। मैंने तो सिर्फ वफा की खातिर ये जहर खाया है, क्योंकि तुमसे जुदा होकर मैं किसी और के साथ नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती। कल मेरा निकाह होना था, लेकिन कल मेरे घर में शादी से पहले मातम में बदल जाएगा। और मैंने घर वालों के आगे हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत की, मगर उन्होंने अपना फ़ैसला ना बदला। तो अब मैं भी और नहीं जीऊँगी, उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियाँ और ज़िंदगी छीनी है। खुदा उनको इस दुनिया में भी ज़ख्म दे जिन्होंने हमारे दिल पर ज़ख्म लगाए। कोई इनसे पूछे कि प्यारों की जुदाई किस कदर दर्दनाक होती है। तुम्हारे दिल में बहुत से गमों के जाल बिछाकर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, इस सब्र का फल तुम्हें ऊपर वाला देगा। तुमने मोहब्बत करते हुए भी कभी मेरे तन को मैला नहीं किया। हम पाक साफ थे, यही हमारी सच्ची मोहब्बत की गवाही बनेगा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ बस मेरी यादें ही रहेंगी। हिम्मत ना हारना, कभी ये मत सोचना कि हम जुदा हो गए हैं। तुम ही मेरे सच्चे साथी थे। हम मर कर भी जुदा नहीं हो सकते। हम यहाँ नहीं तो ऊपर ज़रूर मिलेंगे। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। घबराए हुए दिल के साथ ये ख़त लिख रही हूँ। अफशा का ख़त पढ़कर तो मैं सुन हो गई। क्या वाकई उस वक्त उसने जहर खाया हुआ था? जब वो मुझे ख़त दे रही थी, उसके घर का रास्ता कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। फिर भी वो इस हालत में कैसे घर गए पहुंची होगी? उसका चेहरा उस वक्त सरसों के फूल की तरह पीला था और आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश से गुजर रही थी। दिल ने कहा कि ये ख़त फैज़ को मत देना, मगर मैंने कहा कि नहीं, उसे देना ही होगा, वरना वो उम्र भर उम्मीद की कश्ती में सवार रहेगा। बेशक ऐसे ज़ख्म जल्दी नहीं भरते, मगर वक्त उनको धीरे धीरे भर ही देता है। इस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई अफशा ने जहर खा लिया होगा। क्या कोई इस दौर में भी किसी से इतना प्यार कर सकता है कि अगर वो ना मिले तो उसके लिए खुदकुशी कर ले? मैंने वो ख़त जो आखिरी अमानत थी अफशा की, फैज़ को पहुंचा दिया। वो ख़त पढ़कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने उसे वो पुड़िया नहीं दी जो उस ख़त में लपेट कर मुझे अफशा ने दी थी। उसे मैंने टॉयलेट में बहा दिया। नहीं मालूम वह जहर था, नहीं, मगर मेरा दिल यही कहता था कि इसको फेंक दूं, सो मैंने फेंक दिया। अफशा वाकई जान से गुजर गई थी। जब ये खबर फैज़ को मिली तो वो मरने के करीब हो गया। उसे एक बार फिर अस्पताल में एडमिट किया गया, जहाँ कई दिन एडमिट रहा और आखिर घर आ गया। अब हर वक्त अफशा की याद में रोना और उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को जहन में लाकर तड़पता है। मैं दिन रात अपने मंगेतर के सेहत के लिए दुआएं करती हूँ, और आखिर रब ने मेरी दुआएं सुन ली और फैज़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। खुदा ने उस पर रहम किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसको ज़िंदा रहने दी और हौसला बढ़ाने में दिन रात एक कर दिए। हर वक्त उससे अफशा की बातें करती, जिससे उसके दिल का गम हल्का होता जा रहा था। एक दिन जब वो उसकी याद में रो रहा था तो मैं उसके पास आई और उससे कहा कि मेरी तरफ देखो, तुम तो मर्द होकर रोते हो और मैं औरत होकर नहीं रोती। हालांकि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ जितनी अफशा तुमसे करती थी, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद ही मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम पर अपनी मोहब्बत को निछावर किया। क्या कोई लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो वो अपने महबूब की खुशी के लिए उसको किसी और के दामन में डाल सकती है क्या? क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है क्या? मैंने किया है। तुम क्या जानो मैंने कितना दर्द सहा है, फिर भी इस दर्द को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत का हौसला देखो। मरने वाले एक बार मरकर दुखों से जान छुड़ा लेते हैं, मगर जो जिंदा रहकर दुख सहते हैं, हिम्मत वाले तो वही होते हैं। रब को तुम्हारा और अफशा का मिलाप अगर मंजूर ना था तो इसे किस्मत समझकर सब्र करो और मेरी तरह हिम्मत वाले बनकर ये दुख बर्दाश्त करो। ऐसा कहते हुए मेरे गालों पर भी आंसू बह निकले। तब उसके दिल पर वाकई असर हुआ। उसने मेरे बारे में सोचा और कुछ दिन और सोचता कि पापा और चाचा ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया। तब फैज़ ने उनके सामने फैसले पर इनकार नहीं किया, खामोशी से बुजुर्गों के सामने सर झुका लिया और हमारी शादी हो गई। आज हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब अफशा की याद आती है हम दोनों एक साथ रो लेते हैं। खुदकुशी हराम है। उसने फैज़ को ना पाने के गम में हराम मौत को गले लगाया है। खुदा उसे माफ़ करे। और इस सारे वाक़यों को मैं खुदा की तरफ से अपनी मोहब्बत का इम्तिहान समझती हूँ। मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने सब्र से काम लिया, अपने इम्तिहान में पूरी उतरी और फैज़ को खोकर भी दोबारा पा लिया। लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी की मोहब्बत में ख़ुद को ख़त्म ना करें। ज़रूरी नहीं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमें मिल ही जाए। अरे हौसला रखें। जैसे सितारे ने हिम्मत दिखाई, फैज़ से प्यार करते हुए भी उसकी खुशी की खातिर उसने अफशा से मिलवाया। हमेशा हर चीज़ में सब्र और धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित ना हो, मगर ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा हो आपके लिए, उससे भी अच्छा। तो मेरा मानना यही है कि सब्र और बर्दाश्त अपने अंदर ज़रूर कायम रखना चाहिए, तभी हमारे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होता है।
तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।